Assalamu alaikum. Okay, this question is paper 2 and year is 2022, variant is 22. So let's start the paper. Question number 1. At noon the temperature is 4 degrees Celsius. At midnight the temperature decreases to negative 9 degrees Celsius. Work out the difference of temperature between noon and midnight. Simply आप इससे जो है वो like from 4 to -9, so it will be like 4 minus into -9, so 13 is 13 or negative 13, both are correct. 13 is also correct और -13 is also correct. ठीक है, 13 डिग्री जो है ये डिक्रीज हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2. Thibault records the number of cars of each color in a car parking. Like we have in a car parking, black 8 cars, white are 5 cars, silver 4 हैं and red 3 हैं. He draws a pie chart to show this information. Calculate the sector angle for a red car. So if you can count the number of cars, कितने हैं हमारे पास? 8 plus 5 13 and 4 17, 20 cars हैं total. Total cars हमारे पास, total cars are 20. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेक्टर एंगल निकालना है. तो आप क्या करेंगे, फॉर द रेड कार्स, हाउ मेनी रेड कार्स वी हैव 3 रेड कार्स. 3 को डिवाइड कर दें टोटल कार्स पे, विच इज 20 टाइम्स 360 डिग्री. ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द सेक्टर एंगल वी मल्टीप्लाइड विद 360 डिग्री. जब आप इसको मल्टीप्लाई 2 1s are 2, 2 18s are 18 3s are 54. 54 will be the angle, sector angle. Okay जी, next question number 3. Fids cost 43 cents each. Lyra has $5 to buy some fids. Calculate the largest number of fids Lyra can buy and the amount of change in cents she receives. So first of all, we will change all this stuff into cents. 43 तो ऑलरेडी सेंट्स में, $5 को हम 500 सेंट्स कर देंगे. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 43 हमारे पास फिर से उसकी प्राइस जो है, लाइक फॉर x 43x इक्वल्स टू $5 इक्वल टू 500 सेंट्स हो जाएंगे. यहाँ से हम 500 को डिवाइड करवा देंगे 43 से. जब आप इसको डिवाइड करेंगे 500 divided by 43, so you will get 11.627. 11.627. अच्छा, इसमें 11 जो है वो तो कंप्लीट फील्ड्स आ गया आपके पास, एंड दिस अमाउंट, ये जो 0.627 है ये मोर देन हाफ फील्ड्स हैं. तो इसका अगर मैं सेंट्स में रेट फाइंड करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 0.627 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके रेट के साथ, क्योंकि एक फील्ड जो है 43 का है ना, तो 43 के साथ इसके रिमेनिंग पार्ट को विच इज़ मोर देन हाफ, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अराउंड 27 के करीब सेंट्स जो है मुझे चेंज वापस आएगा. 27 सेंट्स चेंज इसमें आएगा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 4. Find the values of this value, like we need to use calculator here. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें, 68 टाइम्स 153. अब आप कैलकुलेटर यूज कर लें इसके लिए. यहाँ से 68 टाइम्स और 153, तो 102 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विद लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है. सरफेस एरिया निकालना है हमें क्यूबॉइड का. सो वी नो दैट द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर और विड्थ जो है डेट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हाइट भी दी हुई है 3 सेंटीमीटर. हमारे पास फार्मूला है सरफेस एरिया का फॉर ए क्यूबॉइड, डेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ठीक है, इसको आप लाइक याद कर सकते हैं. 3 हैं तो पहले आप लेंथ विड्थ को मिला लें, फिर आप विड्थ और हाइट को मिला लें और फिर लेंथ और हाइट को मिला लें यहाँ ब्रैकेट के अंदर.
तो मैं ऐसे करता हूँ को लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 इंटू 6, देन मल्टीप्लाई 6 with 3, देन मल्टीप्लाई 8 with 3। ठीक है, उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 48 प्लस 18 प्लस 24, इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इसमें। सो 2 टाइम्स 48 प्लस 18 प्लस 24, आंसर इज 180। 180 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, some cards have either a square, circle or triangle drawn on them. Pite chooses one of the card at random. इसमें से कार्ड उठा रहा है। complete the table of shows the probability of choosing the card। अच्छा देखें, ये probabilities दी हुई है हमारे पास और ये shapes हैं और उसकी ये probabilities हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि sum of total probability जो होती है वो 1 होती है। अब ये हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, तीसरी प्रोबेबिलिटी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये इक्वल टू किसके आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। वहां से मैं ये x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लूंगा 0.2 प्लस 0.32 प्लस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, ये आपका कितना बन जाएगा? 0.52 बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू 1। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 1 माइनस 0.52, तो 1 में से 0.52 आप माइनस पर आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.48। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ पिकिंग अ ट्रायंगल इज 0.48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में द प्राइस ऑफ अ कोट इज $126। इन अ सेल दिस प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 18%। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द कोट। अच्छा, 126 जो है उसकी ओरिजिनल प्राइस है, फिर उस पर सेल लगती है 18% की, तो आपने उसकी रिड्यूस प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस इज 126। ओरिजिनल जो है वो हम 100% यानी पूरा 100। फॉर एग्जांपल अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस $100 है यानी 100% है, तो उसके लिए हमारे पास $126 उसका रेट है। अगर मैं उसके परसेंटेज को डिक्रीज कर देता हूँ 18, इंक्रीज के लिए हम 100 के साथ प्लस करते हैं, डिक्रीज के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 82। मतलब 18 आप 100 में से माइनस करवा दें, 82 आ जाएगा। उसके लिए हमें फाइंड करना है कि प्राइस क्या है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद x इज इक्वल टू 82 टाइम्स 126 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 82 टाइम्स 126 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 103.32। ठीक है, अगर इस पे ये सेल 18% की सेल हो ना, और सेल के बगैर इसकी प्राइस है 126, अगर आप 18% की सेल लगा देंगे तो फिर इसकी प्राइस रिड्यूस होके $103.32 रह जाएगी, नहीं उसकी प्राइस कम हो गई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे? ये जो आपके पास nth टर्म दी हुई है इसमें आप n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, फिर 2 और फिर 3 पुट करेंगे। तो यहाँ से आप n स्क्वायर प्लस 12 है, पहले आप इसके अंदर 1 पुट करें, तो बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। फिर आप इसमें n की जगह पे 2 पुट करें, 2 स्क्वायर प्लस 12, 2 स्क्वायर इज 4, और इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 16। फिर 3 पुट कर दें, 3 स्क्वायर प्लस 12, 9 के साथ 12 प्लस करेंगे तो 21। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या ऐड हो रहा है, यानी 13 के साथ 3 ऐड हुआ, 16 हुआ, 16 के साथ फिर आगे 5 ऐड हुआ। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा ये 13, 16 एंड 21। सिंपली आपने ये करना है, अगर nth टर्म दिया हुआ है ना और आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो आप n की वैल्यू 1 दें, 2 दें, 3 दें, 3 टर्म्स के लिए। अगर 4 टर्म्स कहता तो फिर आपने 1 से लेकर 4 तक बारी बारी इन सब में देना था और उससे वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 बेरिंग का है। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए पे जो बेरिंग आ रही है हमारे पास, इसको
जो बेरिंग होती है वो हमेशा नॉर्थ से होती है। तो अगर ए से बी की तरफ जो बेरिंग है, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, दैट इज हाउ मच, इट इज 059। ठीक है। वर्क आउट द बेरिंग ऑफ बी ए फ्रॉम बी। अच्छा, फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है ना उसके ऊपर नॉर्थ होता है, तो इसका मतलब है बी के ऊपर नॉर्थ बनेगा यहाँ पे। जब बी के ऊपर नॉर्थ बनेगा तो आपने इस नॉर्थ के साथ एंटी क्लॉकवाइज में आपने एंगल बनाना है ए बी लाइन तक। ठीक है। नॉर्थ से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज जाना है और इस लाइन ए बी तक आपने एंगल बनाना है। ये है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। फ्रॉम के बाद हमेशा नॉर्थ बनता है। तो अब आप इसमें देखें, इसको आप कैसे कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल फाइंड कर लें। अगर मैं इस एंगल को फाइंड कर लेता हूँ, इस एंगल को आप 180, ये दोनों हमारे पास इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से 180 में से माइनस करवा देता हूँ 59 एंगल को, तो 121 बन गया। यानी ये एंगल आपके पास 121 का आ गया। टोटल सर्कल में एंगल हमारे पास 360 होता है। तो 360 से अगर मैं माइनस करवा दूं, सॉरी इसको दोबारा करते हैं, 360 में से अगर मैं 121 को माइनस करता हूं तो 239 मेरे पास बेरिंग आ जाएगा। ठीक है। तो 239 इज द आंसर। अच्छा, क्या कोई दूसरा मेथड भी है जिससे हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको ऐसे डाउन करके ये अल्टरनेट एंगल बना लें इसको, फिर 180 के साथ ये एंगल प्लस करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, चलें ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें p माइनस क्यू, लाइक यू हैव टू सेपरेट दिस टू मैट्रिसेस। तो इसको मैं सेपरेट करूंगा तो सिंपली आप क्या करेंगे, p माइनस क्यू, p 28 है और q जो है डेट इज -14। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सेपरेट करवा देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेपरेट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 8 माइनस माइनस, सॉरी इसमें माइनस नहीं है तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। दिस विल बिकम 3 4, 3 4 आ गया। फिर 6p, 6p की वैल्यू है 2 8। अच्छा, मैट्रिसेस में ना अगर आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। लाइक 6 विल मल्टीप्लाई विद 2, इट विल मेक इट 12, और 6 को 8 से 48। तो ये दोनों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के। नेक्स्ट जो है, वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। फॉर मैग्नीट्यूड वी नो दैट कि जो आपके पास वेक्टर है ना उसका आपने, लाइक p माइनस क्यू मेरे पास क्या है, p माइनस के ऊपर देखें यहाँ पर 3 4 है। तो मैंने सिंपल क्या करना है, 3 का स्क्वायर ले लेना है, 4 का स्क्वायर ले लेना है और इसका रूट ले लेना है। ठीक है। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 विच इज 25 स्क्वायर रूट, और 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज गिवन। तो यहाँ देखें, यहाँ पे 6 की बेस है, यहाँ भी हमने बेस एक जैसे बनानी है। तो इफ यू कैन सी, लाइक 6 टू द पावर p एंड 6 टू द पावर 4, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, सेम बेसिस है तो पावर ऐड होगा। तो आप यहाँ से पावर को जब आप ऐड करेंगे तो ये p प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 टू द पावर 28। सो वेन एवर वी हैव अ सेम बेसिस एंड वी हैव एन इक्वल साइन इन बिटवीन, तो उसकी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसका मतलब 6 6 है तो पावर p प्लस 4 को इक्वल होना चाहिए 28 के। यहाँ से p की वैल्यू 28 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, an ET cycles at distance of 70 km from Mid Valley to New Town. Leaving Mid Valley, Mid Valley जो है वो ये x एक्सिस वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है। और कहाँ जाना है, न्यू टाउन। न्यू टाउन कितना दूर है, 70 किलोमीटर दूर है। तो आप देखें यहाँ पे 0 और 20 के दरमियान में वी हैव 10 लाइन, दरमियान में 10 है तो इसका मतलब है एक 2 की है। सही है। तो 2 4 6 8 इस तरीके से ये 20 तक जाएगा। तो हमने देखना है 30 कहाँ पर है। तो अगर आप देखें इसको 20 और सॉरी 70 के लिए हम चेक करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 70 आएगा। ठीक है।
तो 70 के लिए आप यहाँ पे भी एक लाइन लगा दें, फिर हमें पता चल जाएगा कि आपने इस लाइन से ऊपर नहीं जाना। ये उसकी डेस्टिनेशन है, यानी यहाँ पे मिड वैली वाला स्टेशन है। ओके, अच्छा अब करना क्या है। शी साइकिल्स फॉर 1 hour 30 minutes at a constant speed of 20 किलोमीटर पर आवर, देन शी स्टॉप फॉर। अच्छा 1 hour 30 के लिए 1 hour 30 कहाँ होगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो 1 hour 30 हमारा कहाँ होगा, यहाँ से 5 यूनिट काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये आपका 1 hour 30 यहाँ पर आएगा। 1.5 कह लें या 1 hour 30 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव अ फार्मूला। इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाए कि आपको कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है इस पर्टिकुलर के लिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज़ जो है दिस इज टाइम, ये टाइम है, और ये क्या है, ये स्पीड है। तो इससे अगर मुझे v और t पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। हमें पता है स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है ना। तो v जो है वो स्पीड हमारे पास 20 है, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वी नीड टू फाइंड, टाइम हमारे पास है 1.5 यानी 1 hour 30 मिनट्स। तो इसको 1.3 नहीं लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, सही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, वहां से डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा 30 टाइम्स 1.5, तो आपके पास ये बन जाएगा 30। अब ये डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में, इसका मतलब है किलोमीटर लेना है आपने। तो फर्स्ट 1.5 जो टाइम उसने लिया है उसके लिए आपको 30 किलोमीटर ऊपर जाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं 30 कहाँ पर आता है, लाइक 1 2 3 4 5, यहाँ पे 30 है। तो आप 1.5 के सामने जाएं और यहाँ से यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, और यहाँ पे 30 सामने है। इसको आप मिला लें, दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी, इसका इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल है 1.5, यानी आधे घंटे में, 1.5 आवर में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर का। अच्छा जी, एंड देन स्टॉप्स फॉर 30 मिनट्स, फिर वो 30 मिनट उसने रेस्ट किया। 30 मिनट्स का रेस्ट का मतलब है कि 1.5 से लेके वो 2 o'clock तक जो है वो रेस्ट कर रहा है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये उसको रेस्ट करवा दिया हमने 30 मिनट्स का, यहाँ पे लिख देते हैं ये 30 मिनट्स का रेस्ट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो है 1.5 आवर्स का होगा। यानी जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसको तकरीबन पहुंचेगा नहीं, इनफैक्ट वो है यहीं पे, लेकिन वो टाइम आगे जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो इस पोजीशन पे उसको 2 आवर्स हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, देन शी कंटिन्यूज द जर्नी टू टू अ न्यू टाउन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो कांस्टेंट स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर की, सही है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना तो 70 किलोमीटर वाली लाइन पे है, यानी यहाँ पे आपको जाना है। अगर मैं इसको लाइन को ड्रॉ कर लूँ, आपने इस लाइन से ऊपर नहीं जाना। अब मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसकी जो स्लोप है ना, स्पीड एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, यानी ये लाइन की मैंने स्लोप लेनी है 16 किलोमीटर पर आवर वाली स्लोप लेनी है मुझे, ठीक है। 16 किलोमीटर पर आवर वाली, यानी 1 घंटे में 16 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे स्लोप मैंने इस तरीके से लेनी है कि आप जो है, अगर मैं फर्स्ट करें 1 आवर लेता हूँ, यानी 2 से 3 o'clock का 1 आवर लेता हूँ, लेट से मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे, 3 यहाँ ले लेता हूँ, दिस इज 1 आवर। इस 1 आवर के अंदर वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आपको पता है कि अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ एक लाइन जो है ना, स्मॉल लाइन, वो 2 किलोमीटर की है, ठीक है। इसका मतलब मुझे 8 किलोमीटर ऊपर जाना है, ताकि सॉरी 16 किलोमीटर ऊपर जाना है, 8 लाइन्स मुझे ऊपर जाना है। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। अगर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें ना तो ये आपका 16 किलोमीटर बनता है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हाइट इसकी बन रही है 16 किलोमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस आपका बन रहा है ये 1 आवर बन रहा है। तो आप देखिए ना, अगर मैं इसको मिला देता हूँ ना इसको, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका स्लोप आ गया, इसकी हाइट 16 किलोमीटर है,
और ये 1 आवर है, तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसी डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट जो है आपने इस लाइन को लेके जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि ये कहाँ पे आता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब ये टू द स्केल इतना है नहीं, लेकिन बहरहाल मैं इसको देख रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 पे जाके मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4.5 पे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड हमें पता है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो उसने कितना, ज़ाहिर है वो 70 है, 70 किलोमीटर वाली लाइन को टच किया है ना उसने जाके ऊपर। अच्छा, और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम जो है वो 4.5 तक गया है, यानी उसने जीरो से लेके 4.5 आवर्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सॉरी टोटल टाइम लिया है डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो आपने क्या करना है, 70 को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.55 आंसर, 15.55। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे लिख लें, 15.55 इज द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने आंसर मिक्स नंबर में देना है और सिंप्लीफाइड देना है। तो ये ऑलरेडी मिक्स नंबर में है, तो इसको आप या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 33 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 8 फोर ज़ा 32 प्लस 1 33। इसको मल्टीप्लाई करें 12 17 अपॉन 6, और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें या इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, लाइक 24 इसका एलसीएम आएगा ना, तो 24 के लिए आप इसको 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी कर दें। वैसे शॉर्टकट मेथड भी है, आप इसको यानी डायरेक्ट 33 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह, और इसको मल्टीप्लाई करें 8 टाइम्स 17 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये याद रखें, एलसीएम जो है वो इजी है, सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में जो भी साइन हो वो दरमियान में रखना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 और 6 को। अच्छा, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, 6 3 18 1 18 1 98 आ जाएगा, माइनस 5 और 136 डिवाइडेड बाय 8 6 48। आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है, और वैसे आपको ये वर्किंग, लेकिन बिकॉज ये 3 मार्क्स का है ना, तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ना करें, क्योंकि फिर आपको मेथड मार्क्स नहीं मिलेंगे। 136 और इसको डिवाइड कर दें 48 पे, तो आंसर आपका है 31/24, 31/24। सिंस आपको आंसर किस में देना है, आंसर आपको देना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, 31 को अंदर रखेंगे और 24 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बन जाएगा 1/7/24, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रखें, आपके पास फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, और 1+r/100 और ऊपर पावर n, n जो है नंबर ऑफ ईयर्स को शो करता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है वो वाली प्लस जो इंटरेस्ट में आई है, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल अमाउंट आपकी बनेगी। तो आप 4540 को ऐड कर लें 1328.54 के साथ, तो आपके पास अमाउंट जो आएगी यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, 4540 के साथ आप ऐड कर लें टोटल अमाउंट के लिए 1.38.54, तो ये आपकी अमाउंट बन जाएगी 5868.54। ठीक है जी, ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई, फ्यूचर अमाउंट है। प्रेजेंट अमाउंट वो जो आपने इन्वेस्ट की है, डेट इज 4540, यानी ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी फॉर 10 ईयर्स। 1+r, वी नीड टू फाइंड दिस r डिवाइडेड बाय 100, और कितने ईयर्स के लिए, n जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, फॉर 10 ईयर्स।
तो यहाँ से आप 5868.54 की वैल्यू को डिवाइड करवा दें इसके ऊपर, और आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, राइट साइड पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नाउ इन ऑर्डर टू गेट दिस वैल्यू ऑफ r वी नीड टू टेक 10th रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ भी 10th रूट ले लो, इधर भी ले लो, और इस साइड पे भी 10th रूट ले लो। ठीक है, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस r अपॉन 100, और इस साइड पे जब आप इसका 10th रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आप देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर रूट 10th रूट के अंदर पुट किया और ये हमारे पास आ रही है 1.026, 1.026 ये आंसर आ गया। अब इस 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, उस साइड पे लेके जाएं, ये हो जाएगा r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.026 माइनस 1। जब आप इसको 1 माइनस कराएंगे तो ये 0.026 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है अपने इन दोनों का। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमें 12 और 20 दिया हुआ हो तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास जो हम कॉमन लेंगे इसमें 4 लेंगे, 12 और 20 में जो है 4 कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से a क्यूब में और a स्क्वायर में a स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो कॉमन लेते हैं हम इसमें। मतलब इसमें a स्क्वायर है, इसमें a क्यूब है, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया। सेम इज फॉर b क्यूब, b स्क्वायर एंड b पावर 1, तो b पावर 1 जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया। तो ये द आंसर इज 4a स्क्वायर b। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए ज़रा। इस क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है कि जो m और g वाले सर्कल्स हैं इनका आप देखें तो यूनियन लिया गया है, यानी इन दोनों को कंबाइन किया गया। शेडेड रीजन नज़र आ रहा है, इसका मतलब दोनों कंबाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ, और कंबाइन होने के बाद आपका पी सर्कल जो है वो अनशेडेड है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब का हम यूनियन लेंगे, एम और जी का यूनियन है, और इस यूनियन के साथ आपने कॉमन लेना है किसका, पी के कंप्लीमेंट का, क्योंकि आप पी सर्कल से बाहर हैं। तो पी सर्कल से बाहर पी कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा इसका। ठीक है जी, ये पहला पार्ट था। ओके जी, नेक्स्ट में बी पार्ट में हम पी इंटरसेक्शन जी, पी और जी का इंटरसेक्शन जब आप लेते हैं तो आपके पास ये वाला आता है रीजन, ठीक है। इस रीजन में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 12 ये आ रहे हैं, 12 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसका यूनियन लेना है एम कॉम्प्लीमेंट के साथ। एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एम सर्कल नहीं है। अगर एम सर्कल से आप बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये 4 3 6 आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये यूनियन है तो आपको 9 भी लेना है इसके साथ। तो इसका मतलब ये कि मुझे एक ये वाला लेना है, ठीक है, एक मुझे ये लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे करें, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो ये कितने बन जाएंगे, 7 7 एंड 6 13, 13 के साथ 9 प्लस करें 22 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है जी। अच्छा, सी पार्ट, अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दो स्टडिंग ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी स्टडी करते हैं उसमें से आपने स्टूडेंट लेना है। इसका मतलब है अपॉन में आपके पास ज्योग्राफी में जितने हैं ना वो अपॉन में आएंगे, ठीक है। अपॉन में ज्योग्राफी में काउंट करें कितने आ रहे हैं हमारे पास, 14 20 23 आ रहे हैं टोटल हमारे पास। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में टोटल आपके पास 23 यहाँ आएंगे। आगे देखें क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट दिस स्टूडेंट आल्सो स्टडीज फिजिक्स और मैथमेटिक्स बट नॉट बोथ। यानी उसके आपने ये वाला नहीं लेना कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों इकट्ठे जो पढ़ने हैं वो नहीं लेने, बाकी लेने हैं आपने। तो बाकी अगर आप देखें ये आपका मैथ्स जो है वो 5, या मैथ्स में 5 है या वो 3 है, यानी ये 8 हैं आपके पास। क्योंकि बोथ जो है उसमें ये 9 आ रहा है आपका, 9 वाला नहीं लेना क्योंकि ये दोनों में कंबाइन आ रहा है। तो आपने 5 प्लस 3 8 लेना है, तो 8 अपॉन 23 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये साइन का ग्राफ है।
और अगर आप इसके आगे इंटरवल देखें तो वो 0 से 360 है। 0 और 360 दिया हुआ है, दरमियान में आपने इसको डिवाइड करना है। लाइक हम इसको 90 के जो है डिफरेंस से इंटरवल से हम इसको ले लेते हैं, तो ये 90 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, एंड दिस इज 270 और ये 360। आप इस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 90, 180, फिर 270 एंड देन 360। अच्छा, अब आप इसमें वैल्यूज दें। हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है ना, साइन 0 पे 0 होता है, यानी एक्स एक्सिस पे देखें कौन कौन से होते हैं। साइन 180 पे भी 0 होता है, और साइन 360 पे भी 0 होता है। एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 होता है। वाई एक्सिस पे जो एंगल होते हैं वो 90 और 270 होता है, तो साइन 90 वो आ जाएगा 1, और साइन 270 उस पे आ जाएगी वैल्यू -1। तो आपने यहाँ पे पहली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसको अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, पहली वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 है, ये देखें साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है। 180 पे 0 हो जाएगा, 270 पे -1 हो जाएगा, और 360 पे फिर 0 हो जाएगा। तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह जाएगा ऊपर, फिर यहाँ से ये 180 पे आएगा, एक्स एक्सिस को टच किया, फिर ये नीचे जाएगा -1 तक, और फिर जो है ये 360 तक आएगा। यानी आपके ग्राफ की जो रेंज है ना वो -1 और +1 के दरमियान में रहेगी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बी पार्ट पे देखें ज़रा, इसको कैसे करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन 3 sin x + 1 = 0। सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे sin x = 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 3 से डिवाइड करवा लें। sin x = -1/3, and then you'll take sin inverse of -1/3। अब यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो एक्चुअली आपका बेसिक एंगल होता है अल्फा। ठीक है, और उसको अल्फा को आप हमेशा पॉजिटिव लेना है आपने, और एक्यूट लेना है, <90 लेना है, और पॉजिटिव। इवन अगर आपके पास नेगेटिव आंसर भी आता है ना यहाँ पे, तो इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि -1/3 पे मेरे पास क्या आंसर आता है साइन इनवर्स लेने के बाद। तो आप यहाँ से साइन इनवर्स लें, और फिर -1/3, ये आ जाएगा 19.47। अब देखिए आपके पास माइनस आ रहा है, आपने माइनस को इग्नोर कर देना, 19.47 लेना है यहाँ पे, 19.47। ठीक है, बेसिक एंगल आ गया। अब हमारे पास एक रूल है, जैसे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स है ना, तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम लिखते हैं ASTC। ASTC आपने इस तरह इसको याद रखना है। ठीक है, अब आप देखें आपका साइन फंक्शन इस इक्वेशन में, देखें आपका साइन जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देखें कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पे साइन नेगेटिव है। पहले में और दूसरे में साइन जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको एक सिंपल टेक्निक याद रखनी पड़ेगी कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं ना, तो आप क्या करें, 180 में से अल्फा को माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 के साथ अल्फा प्लस करें, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 में से अल्फा माइनस करें। अल्फा वी ऑलरेडी फाउंड, ये अल्फा की वैल्यू है, ये एक्चुअली आपको लेके जाएगा क्वाड्रेंट के अंदर। पहले आपने देखना है, अल्फा वैल्यू देखेगा साइन की, कि साइन जो है उसका बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो वो सीधा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर ये साइन की वैल्यू प्लस होती है ना तो वो फर्स्ट और सेकंड में रहता। तो अब चुन के उसने देखा कि यहाँ नेगेटिव है तो वो थर्ड में चला गया और साथ में फोर्थ में चला गया। थर्ड में जाने के लिए उसने 180 के साथ 19.47 को ऐड करेगा। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि 180 के साथ प्लस कर देते हैं 19.47 को। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 199.47 आएगा, 199.47। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए वो 360 में से अल्फा माइनस करवाएंगे,
तो 360 में से, एक मिनट, ये आप -19, इसको दोबारा करते हैं, 360 माइनस 19.47, तो मेरे पास आंसर आ गया है यहाँ पे 340.53। 340.53। अच्छा, ये आपके पास दो आंसर आ गए। आप अपने आंसर्स को जो है वो चेक भी कर सकते हैं। आप इसको ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे पुट करके देखें इस वाली इक्वेशन के अंदर। अगर आपके पास -0.333 इस तरह आ रहा हो तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। इसको हम लिख लेते हैं y is directly proportional to the cube root of x plus 1। क्यूब रूट को हम 1/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो k आ जाएगा, पावर 1/3 आ जाएगी। कंडीशन क्या है, x 7 रखना है, y 1 रखना है। यहाँ पे y 1 रख लो, x की जगह पे 7 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू k की जगह पे हाफ रख दो, x प्लस 1 टू द पावर 1/। फाइंड करें व्हेन x इक्वल्स टू 124। तो यहाँ से हम x की वैल्यू 124 अगर हम यहाँ रखें, 124 प्लस 1 इज 125। 125 का क्यूब रूट 5 होता है ना, तो 5/2 इज 2.5, तो y की वैल्यू 2.5 आ जाएगी यहाँ से। ओके जी। बी पार्ट, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्क्वायर ऑफ d, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू f व्हेन d इज हाफ। d हाफ का मतलब है 1/2। अगर मैं यहाँ पे 1/2 रखता हूँ, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, d की जगह पे अगर मैं 1/2 का स्क्वायर लेता हूँ, दिस विल बिकम 1/4 हो जाएगा ना, तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, इस तरह कह लें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19। एफ इनवर्स निकालना है मुझे। एफ इनवर्स के लिए इस एफ ऑफ एक्स को आप इक्वल रखें वाई के, वाई इक्वल्स टू 7x माइनस 8। 8 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 7 से डिवाइड करवा दें। अब हमें पता है कि y जो है वो f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो x जो है वो f इनवर्स y के इक्वल है। इस x की जगह पे अब मैं क्या रखूंगा, y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब हमें पता है इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो y है वो x हो जाता है, x जो है वो y हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब चूंकि मैं इनवर्स फंक्शन ले रहा हूँ, तो ये y जो है इसको हम x से रिप्लेस करवा देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7। ओके, बी पार्ट में h ऑफ x इक्वल्स टू g इंटू 1/3 है, तो हमें h फंक्शन और g फंक्शन का पता होना चाहिए। h फंक्शन इज 2 टू द पावर x प्लस 1, एंड g फंक्शन के अंदर आपने 1/3 पुट कर देना है। g फंक्शन है हमारे पास ये वाला, तो जहां x है उसकी जगह पे आपने 1/3 पुट कर देना है। तो 4 अपॉन इस x की जगह पे जब मैं 1/3 पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये 3 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ये 3 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5, तो बन जाएगा 17, और ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। यहाँ 2 टू द पावर x हमारे पास रह गया, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। अब हमने 16 को 2 टू द पावर में लेना है ताकि बेसिस सेम हो जाए दोनों साइड्स पे, तो इसको मैं ले सकता हूँ ना 2 टू द पावर 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4।
तो x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट जो है फैक्टराइज कंप्लीटली, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि इसमें फर्स्ट टू को आप पेयर ले लें और ये दोनों पेयर्स ले लें। इसमें तो हमें कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम ऐसे करते हैं, इसमें से 1 ही कॉमन लेते हैं, 2m प्लस 3p, और इसमें 4 कॉमन आ रहा है, नेगेटिव ले लें साथ में, 4 कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन आ रहा है, तो 4 के अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 2 8, k बाहर चला गया, m रह जाएगा, प्लस 4 3, नेगेटिव कॉमन जब लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 4 3 12, के बाहर चला गया, यहाँ पे p रह जाएगा। अगर ब्रैकेट में आपके पास ये सेम आ जाए ना तो आप समझ जाएं कि आप ठीक कर रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस 4k आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 3m प्लस 2m प्लस 3p आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, 2m प्लस 3p, and the second answer is, second bracket is 1 minus 4k। ओके, नेक्स्ट इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में देखें हमेशा पहले कॉमन लिया करें, अगर कॉमन निकल रहा है ना तो कॉमन लें। 5 और 20 में से 5 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20, यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया। अब ये देखें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर थोड़ा रिकॉल करें, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब होता है, यानी दो स्क्वायर होते हैं, दरम्यान में अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, दो ब्रैकेट लगाते हैं, जो बेसिस होती हैं उनको एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं, दूसरी ब्रैकेट में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप कंप्लीट स्क्वायर बनाया, जरा इस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, 2y का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि फार्मूला के लिए मेरे पास बेस एक होनी चाहिए। यहाँ पे देखें y का तो स्क्वायर है लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं था, तो मैंने उसको भी होल स्क्वायर में ले लिया। नाउ आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट राइट टू ब्रैकेट्स, इन फर्स्ट ब्रैकेट यू राइट द बेस विद अ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन, और दूसरे के दरमियान में नेगेटिव साइन रख लो। तो आपका आंसर आ गया x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 21, nth टर्म दिया हुआ है आपको, और द फर्स्ट टर्म इज -3 एंड द सेकंड टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिए हुए हैं आपको। देखें अगर आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिए हुए हो ना, तो आप जो है कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं उससे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप n की वैल्यू पुट करते हैं ना इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो एक्चुअली आपको अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आप फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही होती है, अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म आ रही होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म लेना चाह रहा हूँ तो मुझे n इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा ना इस इक्वेशन के अंदर। तो जब मैं इसके अंदर n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी। इससे फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है यहाँ पे, -3 दी हुई है, तो इसको मैं -3 के इक्वल रख दूंगा। ये बन जाएगा a प्लस बी -4 इज इक्वल टू -3। तो a प्लस बी का आंसर, -4 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट जब आप n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, पुट n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। यहाँ पे जब आप 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4a, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2b आ जाएगा -4, और ये किसके इक्वल आ रहा है, सेकंड टर्म हमारे पास 2 के इक्वल आ रही है। तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2b, और इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। यू कैन डिवाइड बाय 2, 2a प्लस, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये b रह जाएगा, और ये 3। सेट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये वो आ गई। अब आपने ये करना है कि इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा दें टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सबट्रैक्ट कर लो, ये कट गया, यहाँ से -a आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2। इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ b यू कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो a आपका 2 आ गया, b आपका -1 आ गया, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रॉम द वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए यू नीड टू फाइंड दीज टू रेशोज, AD फाइंड करना है और DB फाइंड करना है। जब आपके पास ये दोनों आ जाएं वेक्टर्स तो फिर आप जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं उनका रेशो। तो सबसे पहले आप AD फाइंड करें। AD हमें पता है कि वन एवर इट इज AD इट इज इक्वल टू OD पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। OD की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या हमारे पास यहाँ पे OD की वैल्यू है? ये देखें हमारे पास OD की वैल्यू गिवन है विच इज 3/7x प्लस 4/7y माइनस, और OA की वैल्यू जो है वो x है, तो इसमें से ये x मैंने सबट्रैक्ट करवा दिया तो AD की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मुझे जब आप रेशो निकालते हैं ना तो आप हमेशा सिंगल फ्रैक्शन में लेके आए इसको, ताकि हमें डिवाइड करने में आसानी हो। फिर तो यहाँ से मैं एलसीएम ले सकता हूँ ना 7। जब आप 7 एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 7x। तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव का 4x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 7। ये आंसर आ गया मेरे पास AD का। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए DB। तो DB वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, B के पोजीशन वेक्टर में से आप D का पोजीशन वेक्टर माइनस करवा दें। नाउ OB हमें पता है वो y के इक्वल है, इसमें से OD माइनस कराएंगे तो OD के साइन चेंज हो जाएंगे। दिस विल बिकम 3/7x माइनस 4/7y। अब आप देखें यहाँ पे 7 एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 7y माइनस 3x माइनस 4y। सिंप्लीफाई करें जी इसको, DB। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 7y में से 4y माइनस करेंगे 3y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया DB का। अब आप इसका अपने रेशो निकालना है। AD ऊपर होगा, DB नीचे होगा। अगर आप AD ऊपर रखेंगे, ये AD है, इसको ऊपर रखें और उसको नीचे रखें, तो इसका मतलब ये है कि -4x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 7, ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा इस पे 3y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो क्या होगा बताएं शाबाश। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, 7 7 से कट जाएगा ना, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा -4x प्लस 4y, ये ऊपर आ जाएगा और ये 3y माइनस 3x नीचे चला जाएगा। ठीक है, 7 7 कैंसिल आउट हो गए। क्या आप ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, -x प्लस वाई। और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये भी -x प्लस वाई बच जाएगा। आपस में कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, 4:3 इज द आंसर। 4:3 ये आपका आंसर आ गया। 2 मार्क्स का है, लेकिन द डायग्राम शोज अ सॉलिड मेटल शेप मेड फ्रॉम ए कोन एंड हेमिस्फेयर। ये कोन नजर आ रही है आपको नीचे वाली, ऊपर हेमिस्फेयर है और इन दोनों का रेडियस सेम है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड शेप दिया हुआ है। इस पूरे कोन का और हेमिस्फेयर का मिला के जो वॉल सरफेस एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट द स्लांट हाइट L। आपको ये L की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि आप ना ये कोन का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर लें और उसको 600 के इक्वल रख लें। चलें जी करते हैं इसको। कोन का सरफेस एरिया, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसका फार्मूला है πr_l। ठीक है, प्लस और जो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया है वो है 2πr²। अच्छा, इसमें ये बेस जो है ये काउंट नहीं होगी क्योंकि सॉलिड है ना, एक दूसरे के ऊपर है, तो बेस जो है वो गायब हो गई। इज इक्वल टू, और ये टोटल सरफेस एरिया 600 के इक्वल है। यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि पाई कॉमन ले लें, आर भी कॉमन आ रहा है, तो पाई आर में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा L प्लस 2r इज इक्वल टू 600। या आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वहां से L की वैल्यू निकाल लें। पाई टाइम्स रेडियस, यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6.2 रेडियस है, तो r की जगह पे 6.2 आ जाएगा। L इज अननोन, वी नीड टू फाइंड दिस L, और ये हो जाएगा 6.2 इज इक्वल टू 600
नेक्स्ट स्टेप आप ये करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें 600 के नीचे, यहाँ से बच जाएगा L प्लस, इसको आप 12.4 कह लें इसको मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ से 600 पे आप यहाँ पे 6.2 पाई को डिवाइड करवा दें। नेक्स्ट स्टेप में इन ऑर्डर टू फाइंड L, इस पूरे के पूरे को जो हमारे पास डिवीजन हो रही है 6.2 टाइम्स पाई, इसमें से आप 12.4 को माइनस करवा दें इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लांट हाइट। ठीक है, अच्छा इसको जब मैं कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास 18.40 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसका आंसर है 18.40।